1 आईपीसी का सेक्शन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर नंबर 2 में जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में बात की गई है और इसी चैप्टर 2 में एक सेक्शन आता है सेक्शन 21। यूजुअली इस चैप्टर नंबर 2 में आप जितने भी सेक्शंस पढ़ोगे उसमें सभी में किसी ना किसी चीज को डिफाइन किया गया है, लेकिन सेक्शन नंबर 21 में कुछ डिफाइन नहीं किया गया है। सेक्शन 21 जो है ये बात करता है पब्लिक सर्वेंट के बारे में और इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं है। जैसे ये पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन नहीं कर रहा, ये बस ये बता रहा है कि कौन कौन से पर्सन्स पब्लिक सर्वेंट में इंक्लूडेड हैं, बस ये इतना बता रहा है। ये नहीं बताता कि पब्लिक सर्वेंट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो इस सेक्शन में इसके 12 पार्ट्स हैं, ये देखिए यहां तक। तो ये सारे के सारे जितने भी पर्सन्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे वो सारे के सारे पर्सन्स को हम पब्लिक सर्वेंट कह सकते हैं। सेक्शन 21 का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो रिपील्ड है। अब जो इसका सेकंड सबसेक्शन है वो क्या कहता है कि भले कोई मिलिट्री की फोर्स है, चाहे नेवी फोर्स है, चाहे एयर फोर्स है, उसका कमीशन्ड ऑफिसर जो होगा वो एक पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। अब जो इसका थर्ड सबसेक्शन है वो कहता है कि कोई भी जज या फिर लॉ द्वारा अपॉइंट किया गया कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एडजुडिकेटरी फंक्शंस को परफॉर्म करता है वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा। एडजुडिकेटरी फंक्शंस मतलब जो जज का काम होता है। तो देखो कई बार क्या होता है कि कोर्ट को अपने फैसले लेने के लिए किसी किसी मैटर्स में हेल्प की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मैटर में इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत पड़े, या फिर किसी डॉक्यूमेंट को संभाल के रखने के लिए, या फिर जब तक किसी प्रॉपर्टी का फैसला नहीं होता तब तक उस प्रॉपर्टी को कौन संभाल के रखेगा, या उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना है, या किसी जुडिशियल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है, या फिर ओथ को एडमिनिस्टर करवाना है। तो मतलब इनमें से अगर कोई भी काम होता है तो उन काम के लिए जो कोर्ट है वो किसी पर्सन को अपॉइंट करती है। वो जिस पर्सन को अपॉइंट करती है हो सकता है कि वो हो लिक्विडेटर, हो सकता है कि वो हो रिसीवर, और ये भी हो सकता है कि वो हो कमिश्नर। तो इनमें से अगर कोई भी ऑफिसर है, अगर कोर्ट अपॉइंट करती है तो वो ऑफिसर भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है। लिक्विडेटर क्या होता है और रिसीवर क्या होता है? मान लो एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ना रेंट पे दी गई है और इस प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट चल रहा है कि ये प्रॉपर्टी ए की है या बी की है। तो कोर्ट क्या कर सकती है अभी फिलहाल के लिए, जब तक ये डिसाइड नहीं होता कि किसकी प्रॉपर्टी है तब तक के लिए कोर्ट किसी एक पर्सन को भी प्रॉपर्टी नहीं दे सकती इनमें से। तो कोर्ट क्या करेगी, किसी एक अलग से पर्सन को, किसी ऑफिसर को यहाँ पे अपॉइंट करेगी और कहेगी कि जब तक कि फैसला डिसाइड नहीं होता तब तक का जितना भी इस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट रेंट वगैरह मिल रहा है वो तुम रिसीव करो, कलेक्ट करो, और जब फैसला हो जाएगा तब उसके उन पैसों के बारे में देखा जाएगा क्या करना है। तो ये जो ऑफिसर जिसे कोर्ट अपॉइंट करेगी टू रिसीव द रेंट, टू रिसीव द प्रॉफिट, तो ये जो ऑफिसर होगा उसे हम कहेंगे रिसीवर। इसी प्रकार से जब कभी कंपनी क्लोज हो रही होती है तो उस टाइम पे कोर्ट एक ऑफिसर को अपॉइंट करती है, उस ऑफिसर को बोलते हैं हम लिक्विडेटर। तो इसका मतलब लिक्विडेटर हो, रिसीवर हो या कमिश्नर हो, वो तीनों के तीनों ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट कहलाएंगे और वो तीनों के तीनों पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। आते हैं 5th पॉइंट के ऊपर। ये कहता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पंचायत हो या फिर ज्यूरीमैन हो या फिर कोई भी असेसर हो जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस को असिस्ट करता है या फिर पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करता है, तो वो पर्सन भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में ही आएगा। अब इसके 6th पॉइंट पे जाने से पहले हम एक टर्म के बारे में बात करते हैं, आर्बिट्रेशन। आपको अगर मतलब पता है तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो इस पार्ट को, नहीं मतलब पता है तो हम जान लेते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि कोर्ट को लगता है कि बार ही बार मामला सॉर्ट आउट हो सकता है, पार्टीज को कोर्ट में आने की ही कोई जरूरत नहीं है, इनका टाइम वेस्ट है और कोर्ट का भी टाइम वेस्ट है। तो कोर्ट क्या करती है, उन दोनों पार्टीज को एक पर्सन के पास भेज देती है जिस पर्सन को बोला जाता है आर्बिट्रेटर। तो उस पर्सन के पास भेज देती है और कहती है कि आप इस मामले को देखो। आर्बिट्रेटर क्या करता है, दोनों पार्टीज की आराम से बात सुनता है, समझता है, उन्हें मतलब उन्हें मामले को सेटल डाउन करवाने की कोशिश करता है। तो आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन होता है ना वो दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है। अब इससे क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि कोर्ट का भी टाइम वेस्ट नहीं होता और दोनों पार्टीज का टाइम वेस्ट भी नहीं होता। अगर उन्हें समझा बुझाकर यहीं पर बात नहीं पड़ती है तो वहीं पर निपटा ली जाती है कोर्ट से पहले ही। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस जो कोर्ट फॉलो करती है दोनों पार्टीज को आर्बिट्रेटर के पास भेजकर, इस प्रोसेस को बोला जाता है आर्बिट्रेशन।
अब आते हैं अपने 6th क्लोज के ऊपर। तो 6th क्लोज कहता है कि ये जो आर्बिट्रेटर होता है ये भी एक पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में ही आता है। 7th क्लोज क्या कहता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास की पावर है कि वो किसी भी पर्सन को जेल में कंफाइनमेंट में रख सकता है, वो पर्सन भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है। यानी कोई भी जेलर हो गया जो मतलब कि कैदियों का ध्यान रखता है और उन्हें कैद में रखता है संभाल के, तो वो जो जेलर है वो भी पब्लिक सर्वेंट है। 8th क्लोज कहता है कि गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है कि वो ऑफेंसेस को होने से रोके या फिर ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन दे या फिर ऑफेंडर्स को जस्टिस के लिए आगे पेश करे या फिर पब्लिक हेल्थ को या पब्लिक सेफ्टी को प्रोटेक्ट करके रखे, वो सारा का सारे ऑफिसर्स जो होंगे वो सारे के सारे भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल पुलिस हो गई या फिर सीबीआई ऑफिसर्स हो गए, तो मतलब ये भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं 9th क्लोज की। तो 9th क्लोज क्या कहता है कि कोई एक ऐसा ऑफिसर है जिसको कोर्ट ने ये सारी ड्यूटीज दी हैं या फिर इनमें से कोई भी एक ड्यूटी दी है, तो उस ऑफिसर को भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। कौन सी ड्यूटीज हो सकती हैं? कोई भी प्रॉपर्टी को रखना, रिसीव करना या फिर उसे एक्सपेंड करना ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट के बिहाफ पे किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई सर्वे करना, या फिर टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस, और किसी भी ऐसे मैटर को रिपोर्ट करना जो कि गवर्नमेंट के इंटरेस्ट का है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना जो कि अगेन गवर्नमेंट के इंटरेस्ट का है। तो ऐसी ड्यूटी अगर किसी भी ऑफिसर को दी गई है तो वो ऑफिसर भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा। आते हैं 10th क्लोज पे। तो 10th क्लोज कहता है कोई भी विलेज या कोई भी टाउन या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई ऐसा ऑफिसर है जिसे ये सारा काम दिया गया है या इनमें से कोई भी एक काम दिया गया है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा। तो काम कौन सा दिया गया हो सकता है कि वो किसी प्रॉपर्टी को संभाल के रखे, रिसीव करे या कोई सर्वे करे, या फिर टैक्स वगैरह का पर्पस के लिए उसे कोई काम दिया गया है, या फिर किसी डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना है। तो ये सारा पर्पस अगर किसी पर्सन को, किसी ऑफिसर को पकड़ाया गया है विलेज में, टाउन में या फिर डिस्ट्रिक्ट में, तो वो पर्सन भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा। अब आते हैं 11th क्लोज पे। तो 11th क्लोज कहता है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसकी ये ड्यूटी है कि वो इलेक्टोरल रोल को मेंटेन करके रखे या फिर इलेक्शन कंडक्ट करवाए या फिर इलेक्शन का कोई भी पार्ट कंडक्ट करवाए, तो वो पर्सन भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है। अब इसमें इलेक्टोरल रोल क्या होता है? अगर आपने इलेक्शंस में वोट किया हुआ है तो आपको पता ही होगा इलेक्टोरल रोल क्या होता है। अदरवाइज आपको बता देती हूँ कि जो लिस्ट होती है ना, जो पर्सन्स वोट करने वाले होते हैं, उन पर्सन्स की जो लिस्ट होती है उस लिस्ट को बोलते हैं इलेक्टोरल रोल। तो जो पर्सन उस इलेक्टोरल रोल को मेंटेन करता है वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 12th क्लोज की। तो इसका ए पार्ट कहता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करता है और उसे गवर्नमेंट फीस देती है या कमीशन देती है, तो उस पर्सन को भी हम पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में रखेंगे। और इसका बी पार्ट कहता है कि कोई भी अगर लोकल अथॉरिटी है या फिर कोई भी गवर्नमेंट की कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, उसकी अगर कोई कॉरपोरेशन है, उनमें कोई भी पर्सन अगर सर्विस दे रहा है तो वो पर्सन भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो मतलब कोई भी पर्सन जिसे कि गवर्नमेंट पे कर रही है और वो पर्सन पब्लिक ड्यूटी में है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट में आता है, और कोई भी पर्सन जो कि लोकल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट की कोई भी कॉर्पोरेशन में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो पर्सन भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है। इलस्ट्रेशन देख लीजिए कि म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो भी एक पब्लिक सर्वेंट ही है। ठीक है, तो ये हो गए इसके 12 के 12 पॉइंट्स। आइए चलिए रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्लोज जो है सेक्शन 21 का वो रिपील्ड है। सेक्शन 21 का क्लोज 2 कहता है मिलिट्री, नेवी या एयरफोर्स का कोई भी कमीशन्ड ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा। कोई भी जज भी पब्लिक सर्वेंट है, और लिक्विडेटर, रिसीवर या कमिश्नर तीनों ही ऑफिसर्स ऑफ अ कोर्ट हैं और ये तीनों के तीनों भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। कोई भी जूरीमैन, असेसर या फिर मेंबर ऑफ पंचायत भी इसमें आता है। आर्बिट्रेटर भी आता है, या फिर कोई भी जेलर वगैरह हो गया वो भी इसमें आएगा। पुलिस या सीबीआई ऑफिसर्स जिनका की काम है ऑफेंसेस को प्रिवेंट करना या पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन करके रखना, तो वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। 9th में जिसकी भी ये सारी ड्यूटीज दे रखी हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिसीव करना, डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना या इन्वेस्टिगेट करना या रेवेन्यू प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, वो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं। 10th कहता है कि विलेज, टाउन या डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी को ये सब काम दिए गए हैं, लाइक प्रॉपर्टी को रिसीव करना, टेक करना या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना, तो वो भी पर्सन जो है वो पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएगा। तो
नेक्स्ट है कोई भी पर्सन अगर इलेक्टोरल रोल को मेंटेन कर रहा है या इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट है। एंड 12th कहता है कि कोई भी पर्सन अगर गवर्नमेंट की सर्विस में है, पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और उसे गवर्नमेंट पे कर रही है, दैट पर्सन इज नोन एज पब्लिक सर्वेंट। ऑल्सो अगर कोई भी पर्सन कोई लोकल अथॉरिटी की सर्विस में है या फिर किसी गवर्नमेंट की कॉर्पोरेशन में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो पर्सन भी पब्लिक सर्वेंट की कहलाएगा। इसकी एग्जांपल दी गई थी म्युनिसिपल कमिश्नर की। तो आई होप क्लियर है। देखो जब आप 12 के 12 क्लॉजेस पढ़ते हो तो 12 क्लॉजेस के बाद आपके पास ये एक्सप्लेनेशंस आती हैं। तो एक्सप्लेनेशन 1 कहती है कि जितनी भी कैटेगरीज अभी तक हमने ऊपर पढ़ी हैं उनमें से अगर किसी भी एक कैटेगरी में कोई पर्सन फॉल करता है तो वो पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएगा, भले उसे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है या नहीं किया, दैट डजंट मैटर, बट अगर वो उन कैटेगरी में से किसी में फॉल करता है तो वो पब्लिक सर्वेंट ही है। तो एक्सप्लेनेशन 2 कहती है कि जब भी हम यूज करें ये वर्ड पब्लिक सर्वेंट तो इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन जो कि एक्चुअल में पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, उस सिचुएशन में है, पब्लिक सर्वेंट की सिचुएशन में है, भले ही उसने वो अपनी पोजीशन जो है वो किसी लीगल डिफेक्ट के कारण होल्ड करी है, बट अगर उसके लिए पब्लिक सर्वेंट यूज किया गया तो दैट मीन्स ही इज अ पब्लिक सर्वेंट। अब एक्सप्लेनेशन 3 जो है वो इलेक्शन के बारे में बात करती है। ये कहती है कि कोई भी लेजिस्लेटिव का मेंबर या म्युनिसिपल का मेंबर या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी के मेंबर के लिए जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं उन इलेक्शंस के बारे में हमने इस सेक्शन में बात करी है। क्लियर हो गए सारे के सारे क्लॉजेस। अब देखो नॉर्मली सारे बेयर एक्ट्स में आपको 12 क्लॉजेस ही मिलेंगे। एक स्टेट अमेंडमेंट है राजस्थान में 12 के बाद 13th क्लॉज भी ऐड किया गया है। इसे आप पॉज करके रीड कर लेना, सिंपल सा है, इजी सा है। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं पब्लिक सर्वेंट एंड गवर्नमेंट सर्वेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो इस स्लाइड में आपको जहां पे भी पीएस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसका मतलब है पब्लिक सर्वेंट, एंड जहां पे जीएस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसका मतलब है गवर्नमेंट सर्वेंट। देखो जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं ऐसा भी हो सकता है उन्हें गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, एंड ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया। ठीक है, ये चीज हमने कहां पढ़ी थी, यहां इस एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में पढ़ी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही हैं, हो भी सकते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड मे नॉट बी। तो पहला पॉइंट आई होप क्लियर है, ऑल पब्लिक सर्वेंट्स आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अब सेकेंड पॉइंट देखो जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उन्हें तो गवर्नमेंट पे करती है, लेकिन पब्लिक सर्वेंट के केस में ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है कि उन्हें गवर्नमेंट पे कर रही है, हो सकता है कि ना भी पे कर रही हो, डिपेंड करता है। तो इसका मतलब देखो पब्लिक सर्वेंट में गवर्नमेंट सर्वेंट भी आता है। पब्लिक सर्वेंट जो है वो एक वाइडर टर्म है क्योंकि इसमें वो सारे के सारे सर्वेंट्स भी हैं जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पब्लिक सर्वेंट एक वाइडर टर्म है एंड गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो एक नैरोअर टर्म है। एंड चौथा डिफरेंस इसमें यह है कि पब्लिक सर्वेंट को सेक्शन 21 में बात करी गई है एंड गवर्नमेंट सर्वेंट की बात सेक्शन 14 में करी गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक में बहुत ही छोटे छोटे 2 केसेस हैं, 1 मिनट की बात है बस, वो भी कर लो। देखो केस नंबर 1 है स्टेट ऑफ अजमेर वर्सेस शिवजीलाल। इस केस में एक सिंपल सी बात कही गई कि जो रेलवे स्कूल्स होते हैं इसमें जो भी टीचर्स होते हैं उन्हें रेलवे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट पे करता है और इसीलिए ये जो टीचर्स हैं ये भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। एंड एक और केस था केस नंबर 2 आर.एस. नायक वर्सेस आर.आर. अंतुले। इसमें कहा गया था कि जो भी एमएलए होते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते। तो टीचर्स जो है रेलवे स्कूल के वो आएंगे लेकिन एमएलएस नहीं आएंगे। इससे रिलेटेड और भी केस लॉज आपको आपकी बुक्स में मिल जाएंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया यार, कुछ भी आपकी हेल्प हुई है थोड़ी सी भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।